हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर में। इसमें हम जानेंगे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा आज का पहला प्रश्न है, WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। हमारे ऑप्शन है राजनाथ सिंह, JP नड्डा, अनुप्रिया पटेल, जाधव प्रताप राव। हम जानते हैं जो कि राजनाथ सिंह अभी हमारे जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, JP नड्डा जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री जो कि मिर्ज़ापुर से लोकसभा सांसद हैं, जाधव प्रताप राव आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, JP नड्डा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। यह समिति क्षेत्र में WHO की स्वास्थ्य नीतियों को आकार देती है। 3 दिवसीय सत्र नई दिल्ली से शुरू हुआ और इसमें बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार और प्रमुख महामारी, विज्ञान और जनसांख्यिकी चुनौतियों का समाधान करना है। हमारा अगला प्रश्न है, मिसाइल कम बार्ज LSAM 12 यार्ड 80 किस कंपनी ने बनाया है। ऑप्शन है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ऑप्शन बी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ऑप्शन सी MS सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन डी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी MS सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय नौसेना ने मिसाइल कम आयुध बार्ज LSAM 12 यार्ड 80 लॉन्च किया, जो 8 में से छठा पोत है। ये बार्ज नौसेना की संचालनिक लॉजिस्टिक्स को गोला बारूद और आपूर्ति परिवहन के माध्यम से बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। LSAM 12 सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विशाखापत्तनम में स्थित निर्मित किया गया था, जो एक MSME शिपयार्ड है। बार्ज के लिए अनुबंध 19 फरवरी 2021 को हस्ताक्षरित हुआ था। यह बार्ज जेटियों और बाहरी बंदरगाहों पर नौसैनिक प्लेटफॉर्मों तक गोला बारूद के परिवहन में सहायक है। यह पहल मेक इन इंडिया नीति के तहत रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के भारत के लक्ष्य का समर्थन करती है। हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीकी पेंगुइन की वर्तमान IUCN संरक्षण स्थिति क्या है। ऑप्शन से कम चिंता, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, असुरक्षित, संकटग्रस्त। इसका सही उत्तर है संकटग्रस्त, ऑप्शन डी। दक्षिण अफ्रीका और UK के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि कृत्रिम घोंसले अफ्रीकी पेंगुइन की प्रजनन सफलता में सुधार करते हैं। अफ्रीकी पेंगुइन के पास एक काली पट्टी होती है, उनकी छाती पर विशेष काले धब्बे होते हैं और उनकी आँखों के ऊपर गुलाबी ग्रंथियाँ होती हैं, जो गर्म होने पर एक गुलाबी हो जाती हैं। नर मादा से बड़े होते हैं, उनकी चोंच भी बड़ी होती है। पेंगुइन तट के पास रहते हैं और नामीबिया से दक्षिण अफ्रीका तक के तटीय आवासों में प्रजनन, पंख बदलना और आराम करते हैं। वे प्राकृतिक रूप से गुआनो बुरोज में प्रजनन करते हैं, जो उन्हें गर्मी से बचाते हैं। वे सार्डिन और एनकोवी पर भोजन करते हैं। उनका औसत जीवन काल 20 वर्ष होता है। IUCN उन्हें वैश्विक तापमान वृद्धि से होने वाले आवासीय खतरों के कारण संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध करता है। यहाँ कुछ अफ्रीकी पेंगुइन की तस्वीरें हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सोलिगा जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में निवास करती है। ऑप्शंस हैं मणिपुर और नागालैंड, झारखंड और बिहार, गुजरात और राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु और कर्नाटक। कर्नाटक के चामराजनगर जिले में सोलिगा जनजाति के लिए स्वच्छ पेयजल एक बड़ी चुनौती है। सोलिगा तमिलनाडु और कर्नाटक के आदिवासी वनवासी हैं, जिन्हें प्रकृति के साथ गहरे संबंध के कारण पास के बच्चे कहा जाता है। वे
बिलीगिरी रंगना हिल्स और माले महाद्वेश्वर हिल्स के पास रहते हैं। सोलिका बाघ अभ्यारण्य में वन अधिकारियों को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला जनजातीय समुदाय था। 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक में उनकी संख्या लगभग 33,871 और तमिलनाडु में 5,965 है। वे लोग सोलगा, कन्नड़ और तमिल बोलते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था झूम खेती, वन उत्पाद संग्रह और भोजन हेतु वन्य जीवों पर निर्भर करती है, जिसमें शहद प्रमुख खाद्य स्रोत है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सभी संस्कृत छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की। यूपी में गुरुकुल शैली के संस्कृत स्कूलों को पुनर्जीवित करने की योजना की घोषणा की गई ताकि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया जा सके। इस नई छात्रवृत्ति कार्यक्रम में आयु सीमा को हटाकर पात्रता का विस्तार किया गया है, जिससे 69,195 छात्रों को 586 लाख की छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। छात्रों को सीधे फंड ट्रांसफर के लिए बैंक खाते खोलने होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, तुमैनी महोत्सव, जो एक शरणार्थी शिविर में आयोजित होने वाला एकमात्र महोत्सव है, को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला? हमारे ऑप्शन से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड, कल्चर ऑफ रेजिडेंस अवार्ड, इंटरनेशनल रिफ्यूजी कल्चर अवार्ड या ग्लोबल पीस और यूनिटी प्राइज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कल्चर ऑफ रेजिडेंस अवार्ड। मलावी में स्थित तुमैनी महोत्सव, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी, डजालिका शरणार्थी शिविर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यह अपनी तरह का अनोखा महोत्सव है जो पूरी तरह से शरणार्थियों द्वारा आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव समुदाय, एकजुटता और शरणार्थियों और स्थानीय लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। यह हजारों दर्शकों को आकर्षित करता है और इसमें वैश्विक प्रदर्शनकारियों द्वारा संगीत, नृत्य, रंगमंच और दृश्य कला प्रस्तुत की जाती है। 2024 में तुमैनी महोत्सव को कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस अवार्ड मिला, जो इसके प्रभाव और महत्व को दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रकृति आधारित समाधान NBS पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए शिलोंग, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी गंगटोक, ऑप्शन डी मद्रास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुवाहाटी। गुवाहाटी में आयोजित प्रकृति आधारित समाधान NBS पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। यह कार्यक्रम पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करता है। यह वस्त्र जैसे क्षेत्रों में सतत प्रथाओं पर जोर देता है और नवाचारी समाधानों के माध्यम से कार्बन तटस्थता को बढ़ावा देता है। यह विशेषज्ञों और हितधारकों के बीच सहयोग के महत्व को उजागर करता है ताकि स्थिरता में वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके। विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध जैव विविधता का उपयोग करके स्थानीय और वैश्विक जलवायु कार्रवाई को प्रोत्साहित किया जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, जॉन महामा को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शन से रवांडा, घाना, केन्या, नाइजीरिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घाना। घाना के चुनाव आयोग ने पूर्व राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा को 56.55% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया। 66 वर्षीय महामा 2012 से 2016 तक घाना के राष्ट्रपति रहे और अब घाना के आर्थिक संकट को दूर करने का लक्ष्य रखते हैं। वे $3 अरब के IMF बेल आउट को फिर से बातचीत में लाने, व्यापार नियमों को आसान बनाने, ट्रिपल शिफ्ट कार्य प्रणाली लागू करने, कर सुधार करने और बुनियादी ढांचा आधुनिकीकरण में $10 अरब निवेश करने की योजना बना रहे हैं। अगला प्रश्न है, गुरुवायूर मंदिर, जो खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन से कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। सुप्रीम कोर्ट उदयास्तमना पूजा को एकादशी पर भीड़ प्रबंधन की चिंताओं के कारण रोकने की अनुमति देने वाले केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक याचिका की समीक्षा करेगा। केरल में स्थित गुरुवायूर श्री कृष्ण स्वामी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और यह भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। यह मंदिर 5000 साल से अधिक पुराना हो सकता है और इसके सबसे पुराने रिकॉर्ड 17वीं सदी के हैं। यह मंदिर अपनी पारंपरिक केरल वास्तुकला, प्राचीन भित्ति चित्रों और थुल भारम जैसे अनूठे अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। यहाँ 56 हाथियों वाला पुन्नाथुर कोटा हाथी अभ्यारण्य भी है। अगला प्रश्न है, किस संगठनों ने संयुक्त रूप से वेस्ट टू वर्थ मैनेजिंग इंडियाज अर्बन वाटर क्राइसिस थ्रू वेस्ट वाटर रीयूज शीर्षक रिपोर्ट जारी की? हमारे ऑप्शंस हैं CAC एंड NMCG यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CAC और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG। हमारा ऑप्शन बी है नीति आयोग और जल जीवन मिशन। ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CAC और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG। वेस्ट टू वर्थ मैनेजिंग इंडियाज अर्बन वाटर क्राइसिस थ्रू वेस्ट वाटर रीयूज रिपोर्ट CAC एंड NMCG द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई यह रिपोर्ट जल स्थिरता और परिपत्रता के लिए अपशिष्ट जल उपचार के उपयोग पर केंद्रित है। भारत की प्रति व्यक्ति ताजे पानी की उपलब्धता अब 1700 घन मीटर से कम हो गई है। लगभग 72% शहरी अपशिष्ट जल बिना उपचार के नदियों और झीलों में चला जाता है। भारत में 20% भूजल ब्लॉक अतिशोषित या गंभीर स्थिति में है। 55% घरों में खुले या बिना निकासी के सिस्टम है जो जल प्रबंधन की चुनौतियों को बढ़ाते हैं। रिपोर्ट जल संकट से निपटने के लिए अपशिष्ट जल पुनः उपयोग के महत्व पर जोर देती है। हमारा आज का सवाल है, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।